नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी टीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए विज्ञान विषय से संबंधित 90 क्वेश्चन लेकर आए हैं और आज के जो क्वेश्चन रहेंगे ये हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र वाले टॉपिक से रिलेटेड हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हमने शामिल किए हैं। और आगे से भी आपको बिल्कुल एक टॉपिक के ही सिलेक्टेड क्वेश्चन जो रहेंगे वो एक ही वीडियो में आपको उपलब्ध करवाने की हम कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यदि आप टीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका विषय विज्ञान है, साथ ही साथ आप अन्य किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें हमने शामिल किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धमनी व सिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? तो देखिए, धमनी और सिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है एंजियोलॉजी। ऑप्शन बी जो रहेगा ये हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। हम सीधे उत्तर को टिक करेंगे क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा है और जल्द ही हम इनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, इसलिए सीधे सीधे उत्तर को देखेंगे। देखिए, एंजियोलॉजी जो है वो रक्त परिसंचरण तंत्र और धमनी सिराओं सभी का अध्ययन है। अब सेकंड क्वेश्चन जो है ये भी उसी से रिलेटेड है कि एंजियोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो यदि सॉरी, यहाँ पर इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे जो है इन्हें एंजियोलॉजी का जनक माना जाता है। चलिए आगे है, रक्त का अध्ययन किया जाता है तो रक्त का अध्ययन किस शाखा के अंदर किया जाता है? तो रक्त का जो अध्ययन करते हैं वो करते हैं हीमेटोलॉजी। ये यहाँ पर थोड़ा सा डीमेटोलॉजी लिखा है तो ये मिसप्रिंट है, इसको कहते हैं हीमेटोलॉजी। तो इस त्रुटि के लिए क्षमा करना, ये हीमेटोलॉजी है ये। तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी का जो है थोड़ा सा एरर है यहाँ पर। चलिए, हीमेटोलॉजी से कहते हैं। आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक मनुष्य में, एक सामान्य व्यक्ति में रक्त की मात्रा होती है तो एक सामान्य व्यक्ति में रक्त की कितनी मात्रा होती है? तो देखिए, क्वेश्चन यदि ऐसे पूछा जाता है कि सामान्य व्यक्ति में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है, मतलब सामान्य कितनी होती है, तो सामान्यतः हम कह सकते हैं कि उसके अंदर 5 लीटर रक्त जो होता है एक वयस्क व्यक्ति के अंदर माना जाता है। परंतु यदि प्रश्न पूछता है कि भार का कितना, भार के अनुसार कितना होता है, तो भार का लगभग 6 से 8%, 7 से 8% उसको बताते हैं। तो जितना व्यक्ति में वजन होता है उसके हिसाब से भी हम प्रश्न आता है और इस टाइप से भी ये रहता है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 5 लीटर। चलिए आगे जो क्वेश्चन है हमारा वो इसी प्रकार का है कि किसी व्यक्ति में रक्त की मात्रा उसकी भार का लगभग होती है तो कितना प्रतिशत होती है? तो भार का होती है 7-8%, मतलब 7% व्यक्ति का जो वजन होता है उसको 7% निकालें तो उसके अंदर ब्लड की मात्रा पता लग जाती है। चलिए आगे है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है ऑप्शन सी 7.4 और ये थोड़ा सा क्षारीय होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला हमारा क्वेश्चन है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है क्योंकि इसमें बहने का गुण है और ये बहते हुए सभी ऊतक अंगों आदि से जुड़ता है, तो ये एक तरल संयोजी ऊतक है। तो ऑप्शन सी जो रहेगा ये हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त का सर्वाधिक भाग कौन बनाता है? तो रक्त का सर्वाधिक भाग जो है वो बनाता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो है वो रक्त का सर्वाधिक भाग बनाता है। यहाँ पर भी ये ए है, प्लाज्मा। ऑप्शन ए जो रहेगा ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब जो प्लाज्मा होता है तो प्लाज्मा रक्त का कितना भाग प्लाज्मा बनाता है, मतलब रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत भाग में होता है? तो प्लाज्मा जो होता है वो 55 से 60% भाग तक रक्त में मौजूद होता है। देखिए यहाँ पर 55 दिया है तो ये 60 भी दे सकते हैं आपको, क्योंकि ये 55 से 60% भाग जो होता है वो रक्त का प्लाज्मा ही रहता है। तो दोनों में से कोई सा भी दिया जा सकता है, आप थोड़ा सा उस बात को ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। प्लाज्मा जो होता है उसमें जल की मात्रा कितनी होती है? तो प्लाज्मा जो होता है उसमें जल की मात्रा जो होती है वो 90% होती है। तो 90 से 92% जो रहेगा ऑप्शन डी ये हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन डी, किस प्रोटीन को प्रतिस्कंदन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है? तो प्रतिस्कंदन का मतलब होता है एंटी क्लॉटिंग। तो एक प्रोटीन ऐसा होता है जो रक्त के थक्के को घोलने के काम में आता है, उसको ख़त्म करने के काम में आता है, तो वो होता है ऑप्शन सी जो है हिपैरिन। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर फिर में लिखने में त्रुटि है, तो ये हिपैरिन है, आप ध्यान रखें, हिपैरिन। ऑप्शन सी है हिपैरिन। चलिए आगे है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन रक्त का
थक्का बनाने में सहायक होती है। तो रक्त का थक्का बनाने में कौन सी प्रोटीन सहायता करती है? प्रोथाम्बिन, फाइब्रिनोसिन, और ऑप्शन सी है दोनों। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही प्रोटीन जो होते हैं ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। चलिए आगे है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन मानव शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है ग्लोबुलिन। ऑप्शन बी जो रहेगा ये हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। आगे है, प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन है। तो प्लाज्मा के अंदर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन होती है ऑप्शन बी एल्बुमिन। जो प्रोटीन होता है ये प्लाज्मा के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, रक्त का थक्का बनाने में कौन सी विटामिन सहायता करती है? तो कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है? तो जैसे होता है फिलोक्यूरिन, जिसे हम विटामिन के कहते हैं। तो ये ऑप्शन फर्स्ट जो है हमारा यहाँ पर सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन का निर्माण लीवर में या यकृत में होता है? तो हेपारिन है, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोसिन है, और उपयुक्त डी है यहाँ ये सभी। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, ये सभी। चलिए आगे है, अगला क्वेश्चन है हमारा, आरबीसीएस रक्त कणिकाओं का निर्माण मानव शरीर के अंदर कहाँ पर होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो होता है ये होता है ऑप्शन ए अस्थि मज्जा के अंदर, ये निर्माण इनका होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ी आरबीसीएस होती है। तो सबसे बड़ी आरबीसीएस होती है ऑप्शन फर्स्ट जो रहेगा मेंढक की ये होती है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में आरबीसीएस की संख्या होती है। तो पुरुषों के अंदर आरबीसीएस की संख्या होती है 5 मिलियन, मतलब 50 लाख तक इनकी संख्या होती है। चलिए आगे है, मनुष्य की आरबीसीएस का जीवन काल होता है। तो मनुष्य की आरबीसीएस का जीवन काल होता है 120 दिन का इनका जीवन काल माना जाता है। चलिए ऑप्शन फर्स्ट जो रहेगा 120 दिन, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरबीसीएस का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो आरबीसीएस का जो कब्रिस्तान होता है वो कहा जाता है ऑप्शन ए प्लीहा, जिसे तिल्ली भी कहा जाता है, इसे आरबीसीएस का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसीएस की कमी से होने वाला रोग होता है। तो आरबीसीएस जिसे हम एनीमिया कहते हैं, इसकी कमी से होने वाला रोग जो होता है इसे खून की कमी, अरक्तता भी कहा जाता है। तो एनीमिया जो रहेगा ये आरबीसीएस की कमी से होने वाला रोग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है, श्वसन वर्णक है, या दोनों है, या एंटीजन है। तो यहाँ पर उत्तर रहेगा हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन भी है और एक श्वसन वर्णक भी है। तो ऑप्शन बी जो रहेगा ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है? तो हीमोग्लोबिन में प्रोटीन होती है ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होती है ये इसके अंदर पाई जाती है। चलिए आगे है, हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? तो हीमोग्लोबिन का रंग जो होता है ऑप्शन बी बैंगनी रंग का ये होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसीएस रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसीएस या श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा, थाइमस, प्लीहा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी के अंदर इनका निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, डब्ल्यूबीसीएस का जीवन काल होता है। तो डब्ल्यूबीसीएस का जीवन काल होता है ऑप्शन डी 2 से 4 दिन का इनका जीवन काल होता है। आगे देखते हैं, डब्ल्यूबीसीएस का मुख्य कार्य होता है। तो डब्ल्यूबीसीएस का मुख्य कार्य क्या होता है? तो डब्ल्यूबीसीएस का मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना और संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की क्षमता प्रदान करना। तो ये इनका मुख्य कार्य होता है। रक्त में आरबीसीएस डब्ल्यूबीसीएस का अनुपात होता है। तो रक्त के अंदर आरबीसीएस और डब्ल्यूबीसीएस का अनुपात क्या होता है? तो इनका अनुपात होता है ऑप्शन बी 601 अनुपात 1। चलिए आगे है, जब रक्त के अंदर डब्ल्यूबीसीएस की मात्रा कम हो जाए तो ऐसी स्थिति में होने वाला रोग है। तो जब डब्ल्यूबीसीएस की मात्रा कम हो जाती है तो उस स्थिति में कौन सा रोग हो जाता है? तो उस स्थिति में रोग माना जाता है ल्यूकोपीनिया। ऑप्शन बी जो रहेगा
ये रोग माना जाता है। चलिए आगे है प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट, जिसे बिंबाणु भी कहा जाता है। प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट बिंबाणु का मुख्य कार्य होता है। तो इनका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इनका मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का बनाने में सहायता करना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाली कोशिका कौन सी होती है? तो रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाली कोशिका जो होती है वो होती है ऑप्शन सी लिम्फोसाइट, ये होती है। अगला है एड्स का HIV वायरस कौन सी WBCS को नष्ट करके प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर बना देता है? तो ये बना देता है ऑप्शन बी लिम्फोसाइट को, ये कमजोर करके प्रतिरक्षा नष्ट करके तंत्रिका तंत्र को कमजोर बना देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है मानव रक्त का लाल रंग होता है। तो मानव रक्त का लाल रंग होता है किसके कारण से ये लाल रंग होता है? तो ये लाल रंग जो होता है ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। तो ऑप्शन बी जो रहेगा हमारा ये यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नामक वर्णक होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो हीमोग्लोबिन के अंदर तत्व मौजूद होता है लोहा, जिसे हम आयरन कहते हैं, ये इसके अंदर मौजूद होता है। चलिए आगे है मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है। तो मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या रहता है? तो ये रहता है 180 से 200 मिलीग्राम प्रतिशत mg। चलिए आगे है वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर रिक्त स्थान होता है। तो यहाँ पर ग्लूकोज का स्तर है वो खाली पेट पर देखा जा रहा है, खाली पेट के समय देखा जा रहा है। तो खाली पेट के समय ये स्तर कितना होता है? तो ये होता है ऑप्शन बी जो रहेगा 100 मिलीग्राम ये। चलिए अगला है रक्त का कितना प्रतिशत भाग कणिकाओं से बना होता है? तो रक्त का कितना प्रतिशत भाग जो होता है वो कणिकाओं से बना होता है? तो वो बना होता है 45%। अब 45% इससे बना होता है तो बाकी का भाग किससे बना होता है? तो बाकी का भाग बना होता है प्लाज्मा से, क्योंकि रक्त के अंदर प्लाज्मा और कणिका दोनों मिलकर ही रक्त का निर्माण करती है। तो बाकी का हिस्सा जो होता है प्लाज्मा से बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है रक्त समूह की खोज किसने की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये पूछा गया क्वेश्चन भी है। तो रक्त समूह की खोज जो है ये किसने की है? तो रक्त समूह की खोज की है कार्ल लैंडस्टीनर ने की है। चलिए आगे देखते हैं रक्त समूह AB वाले व्यक्ति में कौन कौन से एंटीजन प्रतिजन पाए जाते हैं? तो AB वाले व्यक्ति में कौन कौन से एंटीजन पाए जाते हैं? तो इस व्यक्ति के अंदर A और B दोनों ही एंटीजन पाए जाते हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर है। चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला है रक्त समूह O वाले व्यक्ति में कौन सा एंटीजन होगा? तो देखिए O वाला व्यक्ति जो होता है उसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता है। ऑप्शन डी जो रहेगा ये हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है सर्वदाता रक्त समूह किसे माना जाता है? तो सर्वदाता जनरली क्वेश्चन पूछते हैं तो हम लिख देते हैं कि O को सर्वदाता कहते हैं, परंतु यहाँ पर अब O पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो अब हम किसे कहेंगे? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, काफ़ी गहराई समझने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि हमें O का पता है पर O में भी यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव बात आ गई, तो अब कौन सा होगा? तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा O नेगेटिव। ये थोड़ा जीरो जैसे दिख रहा है तो ये जीरो नहीं है, ये O है, O नेगेटिव। चलिए तो O नेगेटिव जो होता है इसे सर्वदाता रक्त समूह माना जाता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे है सर्वग्राही रक्त समूह माना जाता है। अब सर्वग्राही हम AB को कहते हैं, परंतु अब यहाँ पर AB जो है वो भी हमारे सामने यहाँ पर AB पॉजिटिव है और AB नेगेटिव है। तो यहाँ पर दो जगह पर थोड़ा सा पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो एक जगह पर आप नेगेटिव समझ लें कि यहाँ पर AB नेगेटिव है, तो ये AB नेगेटिव है, बस यूँ समझ लीजिएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है AB, सेकंड है AB पॉजिटिव और C है यहाँ पर AB नेगेटिव और D है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा यहाँ पर हमारा उत्तर होगा? तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी AB जो रहेगा
ए बी नेगेटिव जो होता है ये एक सर्वग्राही ब्लड ग्रुप माना जाता है। चलिए आगे है, ए बी वाला व्यक्ति किस किस को रक्त दे सकता है। तो ए बी वाला व्यक्ति जो होता है वो किस किस को रक्त दे सकता है, तो वो केवल ए बी वाले को दे सकता है। चलिए आगे है, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस किस से रक्त ले सकता है। तो ओ बी वाला जो होता है वो किस किस से रक्त ले सकता है, तो ये रक्त ले सकता है केवल ओ वाले से। तो ऑप्शन डी जो रहेगा ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे है, यदि पिता का रक्त समूह ए और माता का रक्त समूह बी है तो इनसे होने वाली संतानों में कौन सा रक्त समूह होगा। तो इनसे होने वाली संतानों में कौन सा रक्त समूह हो सकता है, तो केवल ए बी ओ या सभी। तो यहाँ पर उत्तर रहेगा ये सभी हो सकते हैं। ऐसे कंफ्यूज ना हो कि केवल ए और बी वाले हैं तो ए बी वाले होंगे, ए वाले भी हो सकते हैं, बी वाले भी हो सकती है, ए बी वाले भी हो सकते हैं व ओ वाले भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो रहेगा ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे है, सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा होता है। तो सर्वग्राही जो रुधिर वर्ग होता है वो अभी हमने इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखा है, तो वो होता है ए बी, और ए बी नेगेटिव जो होता है वो ग्रुप है। रक्त के ए बी वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान करता है जिसका रक्त वर्ग हो। तो अभी हमने देखा कि ए बी वाला व्यक्ति किसको रक्तदान कर सकता है, तो ये हम देख चुके हैं कि ए बी वाला जो होता है वो ए बी वाले को ही कर सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। RH फैक्टर की खोज 1940 में किसके द्वारा की गई थी। तो RH फैक्टर की खोज जो है 1940 में कार्ल लैंड स्टीनर और विनर के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों। तो ऑप्शन सी जो रहेगा ये यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। चलिए RH कारक की खोज सर्वप्रथम किस पर की गई थी। इसी से रिलेटेड अगला हमारा क्वेश्चन है कि ये खोज सर्वप्रथम किस पर की गई थी RH फैक्टर की। तो ये की गई थी एक रिसस बंदर से। ऑप्शन बी जो रहेगा, एक बंदर पर इस फैक्टर की खोज की गई थी। चलिए RH फैक्टर ब्लड में पाया जाने वाला एक प्रकार का रिक्त स्थान है। तो एक प्रकार का क्या रिक्त स्थान ये होगा। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर रहेगा ये रहेगा, एक एंटीजन है, एक एंटीबॉडी है, एंजाइम है या हार्मोन्स है। तो RH फैक्टर जो होता है ये एक प्रकार का एंटीजन होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। चलिए अगला है, प्रतिजन या एंटीजन वो पदार्थ होता है। अब प्रतिजन या एंटीजन क्या होता है। तो प्रतिजन या एंटीजन वो पदार्थ होता है जो प्रतिरक्षी एंटीबॉडी निर्माण को उद्दीप्त करता है। ऑप्शन सी हमारा उत्तर। शरीर में निम्न में से कौन संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। तो संक्रमण से हमारी रक्षा करने का कार्य कौन करता है। RBCS, WBCS या रक्त प्लाज्मा हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा WBCS हमारी सुरक्षा करती है। चलिए प्रतिरक्षा का संबंध किससे है, फिर उसी टाइप से क्वेश्चन है ये, बस थोड़ा सा नाम उसको बदल दिया है। अब यहाँ पर लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, RBCS, थ्रोम्बोसाइट। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारी लिम्फोसाइट जो होती हैं ये सेल्स प्रतिरक्षा से संबंधित होती हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कोलेस्ट्रॉल है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। तो कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का स्टीराइड्स होता है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो रहेगा ये हमारा उत्तर हो जाएगा। WBCS का बनना तथा RBCS का विनाश होता है। तो कहाँ पर ये होता है। तो ये होता है ऑप्शन बी प्लीहा में। चलिए आगे है, जब रक्त में O2 की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति उस स्थिति में कैसी हो जाती है। श्वास की गति कम हो जाती है, बढ़ जाती है, परिवर्तित नहीं होती है। क्या परिवर्तन इसमें आता है। तो जब रक्त में O2 की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर। चलिए आगे है, रुधिर का निर्माण जो होता है रुधिर का निर्माण कहलाता है। तो रुधिर का निर्माण क्या कहलाता है। तो रुधिर का निर्माण कहलाता है हीमोपोइसिस। ऑप्शन बी जो रहेगा ये हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे है, RBCS के अंदर हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता कितनी होती है। तो RBCS के अंदर हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता होती है। ऑप्शन बी 34% ये होती है। चलिए आगे है,
हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान जो होता है उसे हम कहते हैं कार्डियोलॉजी। ऑप्शन सी जो रहेगा ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन कितना होता है? तो एक वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन जो होता है कितना होता है? 300 ग्राम होता है, 250 ग्राम, 250 ग्राम, 20 ग्राम या 8 ग्राम। तो वो होता है ऑप्शन ए, 300 ग्राम वजन उसमें होता है। चलिए, हृदय को घेरे रखने वाली झिल्ली जो होती है वो क्या कहलाती है? तो हृदय को घेरे रखने वाली जो झिल्ली होती है उसे कहते हैं पेरिकार्डियम। ऑप्शन सी जो रहेगा ये। अगला हमारा क्वेश्चन है, रुधिर दाब मापा जाता है। तो रुधिर दाब किसकी सहायता से मापा जाता है? तो रुधिर दाब मापा जाता है स्फेग्नोमीटर, जो ब्लड प्रेशर मापने का पट्टा होता है जिसको हम भुजा पर लगा देते हैं, और आजकल इलेक्ट्रॉनिक भी आते हैं, तो इसे स्फेग्नोमीटर कहा जाता है। चलिए आगे है, एक सामान्य वयस्क व्यक्ति के रुधिर का दाब होता है। तो एक सामान्य वयस्क व्यक्ति में रुधिर का जो दाब होता है वो कितना होता है? तो ये होता है 120 से 80 mmHg के बीच में। चलिए आगे है, खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिवहन तंत्र जो होता है ये किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कीटों में, जोंक में, मोलस्क में, या इन सभी में। तो ये पाया जाता है ऑप्शन डी, इन सभी में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी रहेगा। चलिए आगे है, केंचुआ एनेलिडा वर्ग में कैसा रुधिर परिवहन तंत्र पाया जाता है? तो केंचुआ एनेलिडा वर्ग में परिवहन तंत्र पाया जाता है बंद परिवहन तंत्र। अब देखिए, बंद परिवहन तंत्र और खुले परिवहन तंत्र के क्वेश्चन आ रहे हैं तो थोड़ा सा यदि जानते हैं, जो रुधिर होता है वो हमारी बंद नलिकाओं में जब बहता है तो उसे हम कहते हैं बंद परिवहन तंत्र, और जब वो खुले कोटरों में बहा करता है, भरा रहता है, तो उसे कहते हैं खुला परिवहन तंत्र। चलिए आगे है, हृदय के किस कक्ष में सबसे मोटी पेशी भित्ति पाई जाती है? तो कौन से कक्ष के अंदर मोटी भित्ति जो होती है ये पाई जाती है? तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, बायां नीले जो होता है उसके अंदर मोटी भित्ति पाई जाती है। चलिए आगे है, कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को कहते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल के जमने से धमनियों की जो कठोरता बन जाती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। तो यहाँ पर जो उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। थोड़ा सा मैं इसको फिर यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा लिखने में। इसको इस प्रकार से लिखेंगे, एथेरोस्क्लेरोसिस। ये यहाँ पर वी की जगह पर था है, ये एथेरोस्क्लेरोसिस इसे कहा जाएगा। चलिए आगे है, वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन दर क्या होती है? तो एक वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन दर जो होती है वो कितनी होती है? तो वो होती है, अब यहाँ पर हमें क्लियर 72 नहीं लिखा है, उसको लिख दिया है 70 से 80 के बीच में। तो 70 से 80 के बीच में मतलब 72 इसी के अंदर शामिल है। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रति मिनट 70 से 80। चलिए आगे है, हार्ट में मरमर फुसफुसाहट से क्या पता चलता है? तो हार्ट के अंदर मरमर या फुसफुसाहट से क्या पता चलता है? दोषपूर्ण कपाट है, या ऑक्सीजन की कमी है, दिल का विस्थापन है, मांसपेशियों में विकास है? तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, दोषपूर्ण कपाट। चलिए आगे है, मनुष्य का हार्ट कितना कोष्ठी चैम्बर होता है, या मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर या कितने कोष होते हैं? ये है क्वेश्चन यहाँ पर। तो आप सभी जानते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 4 चैम्बर इनके अंदर हुआ करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो रहेगा ये हमारा उत्तर, जिसमें 2 अरिंद और 2 नीले। मनुष्य के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? अब यहाँ पर वाल्व की बात आ रही है, तो वाल्व जो होते हैं वो कितने होते हैं? तो वाल्व जो रहेंगे वो रहेंगे ऑप्शन सी, 4 वाल्व रहेंगे। चलिए आगे है, मछलियों के हार्ट में कैसा रुधिर बहता है? तो मछलियों के हार्ट के अंदर रुधिर बहता है अशुद्ध अनाक्सीकृत रुधिर बहता है। चलिए आगे है,
वीनस हृदय, वीनस हृदय किसके हृदय को कहा जाता है? तो वीनस हृदय मनुष्य, पक्षी, मछलियों के हृदय को या कीटों के हृदय को? तो ये कहा जाता है वीनस, ऑप्शन सी, मछलियों के हृदय को कहा जाता है। चलिए आगे है, मगरमच्छ का हृदय कितना कोष्ठी होता है, यानी कि मगरमच्छ के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो इसमें होते हैं, ऑप्शन डी जो रहेगा, 4 चैम्बर ही इसके अंदर भी होते हैं। चलिए आगे, यहाँ पर ऑप्शन 4 डी वाला हमारा सही उत्तर है। डॉल्फिन व ब्लू व्हेल का हृदय कितना कोष्ठी होता है? तो डॉल्फिन या ब्लू व्हेल जो होती है, तो इसका हृदय कितना कोष्ठी रहेगा? तो ये भी रहेगा 4 कोष्ठी, क्योंकि ये भी एक स्तनी जीव में आता है। चलिए आगे है, सर्वाधिक कोष्ठी हृदय किसका होता है? तो सर्वाधिक कोष्ठी हृदय मगरमच्छ का, सर्पों का, मेंढक का, कॉकरोच, तिलचट्टा का। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर रहेगा वो रहेगा कॉकरोच, तिलचट्टा। और इसका हृदय जो होता है वो 13 कोष्ठों से बना होता है, 13 चैम्बर का ये बना होता है। मेंढक व सर्पों का हृदय कितना कोष्ठी होता है? तो मेंढक और सर्पों का हृदय कितना कोष्ठी रहेगा? तो ये रहेगा 3 कोष्ठी, ऑप्शन बी। चलिए आगे क्वेश्चन है, ईसीजी जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, तो किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन बी, हृदय की गतिविधि को ये दर्शाता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर रहेगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं, विश्व में प्रथम 3 दिसंबर 1967 को हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? तो ये हृदय प्रत्यारोपण जो है ये किया गया था, ऑप्शन बी, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा ये हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। चलिए आगे है, निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? तो पेसमेकर क्या करता है? तो ये हृदय की जो गति होती है उसका नियंत्रण करने का कार्य करता है। और किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऐसे नोड को जिसको हम बोलते हैं साइनो आरिकुलर नोड, ऐसे नोड। आगे हमारा क्वेश्चन है, ये हृदय का कार्य है, तो हृदय का क्या कार्य होता है? तो हृदय का कार्य होता है ऊतकों से को ऑक्सीजन पहुंचाना, ऊतकों से CO2 ले जाना, अपशिष्ट द्रव्यों का उत्सर्जन, या रुधिर को विभिन्न अंगों में पंप करना। तो वैसे तो जो हृदय होता है उसका मुख्य कार्य जो होता है वो सिर्फ होता है रुधिर को विभिन्न अंगों में पंप करना, रक्त CO2 ले जाना वगैरह, ये कार्य रक्त के अंदर घुलकर स्वयं होता है। और हृदय का कार्य होता है उसको पंप करके विभिन्न अंगों तक भेजना। चलिए आगे है, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो यहाँ पर 4 ग्रंथियों के नाम दिए हैं और इनमें से हमें देखना है कि कौन सी ग्रंथि करती है। तो वो करती है ऑप्शन ए, एड्रिनल ग्रंथि जो होती है, क्योंकि इसके द्वारा एक हार्मोन्स निकलता है एड्रेनालिन हार्मोन्स, और एक होता है नॉन एड्रेनालिन हार्मोन्स, और इनके माध्यम से हमारे ब्लड का जो प्रेशर होता है वो नियंत्रित होता है। चलिए आगे है, मानव शरीर की सबसे व्यस्ततम पेशियाँ कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे व्यस्ततम पेशी कौन सी होगी? तो ये 4 विकल्पों को देखते हैं, हृदय पेशी, स्टेबिलिस और आइरिस पेशी, और अगली है मैसेटर्स पेशी। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर रहेगा वो रहेगा हृदय पेशी जो होती है ये सबसे व्यस्ततम पेशी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक बार धड़कन में लगने वाला जो समय है वो कितना होता है? तो एक बार धड़कन के अंदर लगने वाला जो समय होता है वो होता है 0.8 सेकेंड, मतलब कि 8 सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस अमेरिकन वैज्ञानिक ने कृत्रिम हृदय जो जिसका नाम दिया था उस हृदय का जार्विक 7 का निर्माण किया है? तो कौन सा अमेरिकन वैज्ञानिक है? तो ये रहेंगे ऑप्शन डी, रॉबर्ट जार्विक। देखिए यहाँ पर नाम इनका जार्विक है और यहाँ पर इन्होंने हृदय बनाया उसका नाम भी जार्विक रखा है, तो इसी से ये हमें पहचाना जाएगा। चलिए अगला है, रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? धमनियां करती हैं, सिराएं करती है, या पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी सिरा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा, रक्त को हृदय से अंगों तक भेजने का कार्य जो है वो धमनियां करती है। ऑप्शन ए जो रहेगा ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए आगे है, अंगों से रुधिर को हृदय तक लाने का कार्य कौन करता है? तो अंगों से रुधिर को हृदय तक लाने का कार्य जो है वो करता है, यहाँ पर जो हमारा उत्तर रहेगा, रुधिर को हृदय तक लाने का कार्य जो करेंगी वो करेंगी सिराएं। ऑप्शन ए जो रहेगा ये हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हमने 2 क्वेश्चन जो थे वो हटा दिए हैं, थोड़े से उनमें त्रुटि थी तो इसलिए उन क्वेश्चनों को हटा दिया है। तो इस प्रकार से ये रहे आज के हमारे विज्ञान विषय से संबंधित लगभग 90 क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे हमने, 2 क्वेश्चनों को यहाँ से हटा दिया है, तो अब ये 88 रह गए हैं। तो आज के जो क्वेश्चन है आपको कैसे लगे, वीडियो कैसा लगा, टॉपिक कैसा लगा, अब बताइए। हमने इसलिए इनको कर दिया कि बार बार क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन सबको एक साथ ही हमने ले लिया था। तो आपको यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चैनल पर इतने समय तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही किसी और नए टॉपिक के साथ।